All right. So last lecture we had started with the basics of the concept of valuation. हमने concept समझा था present value का. Then हमने देखा था present value we calculate of cash flows. Now these cash flows, they can be finite, they can be infinite, they can be fixed cash flow, that can be growing every year. We saw, and how do we calculate the present value, right? So ये अपने पास आ गया था. How do we calculate the present value with these three methods? हमने ये लॉजिक भी समझा था कि किस तरह से हम वैल्यूएशन में कैलकुलेशन करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी try to find out and try to identify which type of cash flow is this. Once we get to know which type of cash flow is this, then we put the formula and we calculate it. करेक्ट, हमने यही चेक किया था. हमने कुछ पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को भी देखा था और सेल्फ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया था, राइट. अब देखो, अब वैल्यूएशन में आगे बढ़ते. देखो वैल्यूएशन में अगेन ये जो हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, दिस द प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू नेक्स्ट कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ. ये थोड़ा सा फॉर्मूला अपन और डिस्कस करते हैं. ओल्ड सिलेबस CRI वाले लाइक मानसी यू, आपने इसको FM में भी पढ़ा है, सो यू विल हैव अ गुड आइडिया अबाउट इट. बट दोज ऑफ यू हु आर फ्रॉम न्यू सिलेबस एंड इवन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस लाइक अंजलि, you will also understand this. But cost of capital, so the moment I write one formula, Anjali, you will be able to pick it up. If you remember, P0 is equal to D1 upon KE minus G. Dividend chapter. So this is the logic of the formula. This is the logic of the formula. Okay, this is the logic of the formula. So all those of you जो एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस से हो और प्रोफेशनल न्यू सिलेबस में हो, आप ये देखो, ये आपके लिए क्या, ये फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, वी ट्राई टू फाइंड आउट P0. व्हाट इज P0? P0 इज प्राइस एज ऑन टुडे. द प्राइस ऑफ शेयर्स एज ऑन टुडे, आज की डेट में शेयर का क्या प्राइस है वो आ जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय D1? D1 इज द एक्सपेक्टेड डिविडेंड. D1 इज द एक्सपेक्टेड डिविडेंड, कि अगले साल आपको कितना डिविडेंड मिलने वाला है. ओके, व्हाट इज KE? अब आप देखो, क्योंकि आप एक इक्विटी शेयर का, हाँ, तो क्योंकि आप इक्विटी का वैल्यू निकाल रहे हो, तो KE क्या हो जाएगा आपका, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो जो डिस्काउंट रेट है वही क्या बन जाएगा आपका, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. एंड G अगर आप बात करो तो G इज अगेन सेम, दैट्स योर ग्रोथ रेट. सो समटाइम्स you may get a question where you have to find the value of KE. मतलब आपको डिस्काउंट रेट निकालने को आ जाए. तो अगर डिस्काउंट रेट निकालने को आ जाए तो कुछ नहीं, इसी फॉर्मूला को रीशफल करते हैं. तो आप देखो हमने कैसे लिखा फॉर्मूला, P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G. तो इसी को हम रिप्लेस करते, KE माइनस G को उधर ले जाते और P0 को नीचे ले आते. सो दिस इम्प्लाइज KE minus G is equal to D1 upon P0. Yes or no? This further implies what? कि अगर मैं ये G को इधर ले जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा, KE. So KE is equal to what? It is D1 upon P0 plus G. क्या ये फॉर्मूला आपको समझ में आया? क्या ये फॉर्मूला आपको समझ में आया? लाइक दिस इज क्लियर. तो ये आएगा आपका बेसिक फॉर्मूला है, जो अगेन एक ही फॉर्मूला के दो फ्लिप साइड है. सो इफ यू हैव टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ शेयर, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ शेयर, देन दिस इज द फॉर्मूला. एंड इफ यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इन दैट केस दिस इज द फॉर्मूला, बट लॉजिक रिमेन्स सेम. इसी फॉर्मूला में कई बार ट्विस्ट होता है, where instead of giving you what is going to be the expected dividend, they give you what? Instead of this
they give you what? They give you current dividend. They give you current dividend or they give you past dividend. तो कुछ भी फ्यूचर टेंस में है तो वो क्या है आपके लिए? दैट इज योर एक्सपेक्टेड डिविडेंड. कोई भी पास्ट टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है. टेक फॉर एग्जाम्पल, इट सेज द कंपनी हैड बीन पेइंग, द कंपनी हैज जस्ट पेड, राइट, कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू पे, सो करेंटली गोइंग टू पे. इस तरह से वर्ड आता है. दिस मीन्स व्हाट? दिस इज करंट डिविडेंड. सो वेयर वी से D1 implies next dividend. If D1 implies next dividend, D0 will imply what? D0 will imply current dividend. Okay, D0 will imply what? It will imply current dividend. Guys, this is clear? जैसे P0 करंट मार्केट प्राइस बताता है वैसे D0 करंट डिविडेंड बताता है. बट प्रॉब्लम ये है, हमें यहाँ पर D1 चाहिए. सो इफ़ यू हैव बीन गिवन D0, D0 से D1 कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो सिंपली ये हो जाएगा D0 और इसमें आप ग्रोथ को ऐड कर देना 1 + G. ये क्या बन जाएगा आपका? D1. आप बताओ, इज दिस क्लियर? बट ध्यान रखना, लाइक इन लास्ट लेक्चर वी सॉ, क्वेश्चन में आपको वो बताएगा नहीं कि ये D0 है, ये D1 है. यू विल हैव टू आइडेंटिफाई. जैसे फ्यूचर डिविडेंड, लैंग्वेज अगर फ्यूचर टेंस में लग रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड है. पर लैंग्वेज अगर सेंटेंस का पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस है तो वो क्या बन जाएगा आपके लिए? करंट डिविडेंड. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू whether it is D0 or D1 because it will make hell lot of difference here. So if I say company has just paid a dividend of ₹5 per share. Company has just paid a dividend of ₹5 per share. अब आप मुझे बताओ ये D0 है, ये D1 है? This is D0. And I say the growth rate is what? It is 10%. So अब आप यहाँ पर and the cost of equity is, let's say, 15%. Now tell me when you will calculate this. तो गलत आंसर क्या हो जाएगा? Where you say 5 divided by 15 minus 10%. So this is what? This is the wrong solution, incorrect solution. ये आपका गलत आंसर हो जाएगा. ओके, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेर यू विल से 5 रुपीज़ तो अभी का डिविडेंड है, इसमें ग्रोथ, हाँ, तो आपने इसमें ग्रोथ ऐड कर दिया. जब आपने इसमें ग्रोथ ऐड कर दिया, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट? दिस इम्प्लाइज 5 रुपीज़ 50 पैसा. और अब आप यहाँ पे कर सकते हो 15 minus 10% एंड यू आर गोइंग टू गेट द आंसर. आप बताओ, दिस इज करेक्ट? ये समझ में? तो आपको ये ध्यान रखना है. तो कई बार वैल्यूएशन में ये वाला प्रोविजन आ जाता है, राइट? अब एक क्वेश्चन और देता हूँ. अगेन अब देखो, वैरायटी तो यही 3 है. अब देखो, वैरायटी तो यही 3 है जो हमने यहाँ पे पढ़ा. वैरायटी तो यही 3 है, बस इसमें देखो कैसे तड़का अलग अलग लगेगा. ठीक है? सो आई टेल यू, इसको हम क्या बोलते हैं? कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर एक्सपीरियंसिंग हाई ग्रोथ. ठीक है? अब इसमें क्या होगा आप देखो. अभी तक तो हमने जो क्वेश्चन देखा था जहां पर ग्रोथ आ जाता था तो हमने बोला देयर वाज अ कांस्टेंट ग्रोथ, हर साल 10% होगा. बट अब जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें मैं क्या बोलता हूं? D0 इज, लेट्स से, 30 रुपीज़. D0 इज 30 एंड आई से कि जो ग्रोथ रेट है, वो ग्रोथ रेट कैसे? बोला ईयर 1 एंड ईयर 2 में जो ग्रोथ रेट है, दिस इज, लेट्स से, 10%. देयर आफ्टर द ग्रोथ रेट इज गोइंग टू डिक्लाइन. सो ईयर 3 एंड ईयर 4 में ग्रोथ रेट हो जाएगा, लेट्स से, 7%. एंड ईयर 5 onwards, the growth rate will be 5% at constant rate. आपको पिछले क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस समझ आ रहा है? इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ पर
10% शुरू से ही कांस्टेंट है, करेक्ट। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट आ रहा है, ये कांस्टेंट कब आ रहा है? 5th ईयर से, मतलब 4th ईयर के एंड से आ रहा है, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 10% वाला ग्रोथ रेट है, ये इनफाइनाइट है या फाइनाइट है? ये जो 10% वाला फाइनाइट है ना, ये फाइनाइट है। 7% वाला भी फाइनाइट है, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट, करेक्ट। अच्छा, अब इसका अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो आप देखो इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे। इसका प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकलेगा, आप D1 कैलकुलेट करोगे, डिविडेंड 1, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, ठीक है। फिर आप डिविडेंड 2 लोगे, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। फिर आप D3 कैलकुलेट करोगे, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। आप D4 कैलकुलेट करोगे, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। ये तो डिविडेंड का होगा। इसके अलावा आप ध्यान रखना, ये जो आपको बता रहा है 5th ईयर ऑनवर्ड्स आपको एक शेयर का वैल्यू मिलेगा। दिस मीन्स यू आर गोइंग टू गेट P4, क्योंकि दिस विल गेट D5 ना। ईयर 5 का डिविडेंड इज व्हाट? इट इज D5 ना। D5 है तो P4 होगा, बिकॉज आप देखो यही तो होता है ना। D1 तो P0, यस और नो, क्योंकि नेक्स्ट का बात हो रहा है ना, नेक्स्ट का बात होता है। सो इफ आई से इट इज D5, दिस मीन्स P कौन सा होगा? P विल बी 1 - 1, दैट इज 4। अरे मिला, देखो सिंपली चेक करो। व्हेन वी टॉक अबाउट D एंड P का कनेक्शन, करेक्ट। तो D अगर n ईयर का निकल रहा है, मतलब अगर आपने DN लिया है, तो विथ D ऑफ nth ईयर यू विल गेट P ऑफ n - 1, राइट। तो अगर मैं बोलता हूँ मैं 5th ईयर का डिविडेंड है, तो 5th ईयर के डिविडेंड से 4th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा। 1st ईयर का डिविडेंड है, तो उससे आज का डिविडेंड, आज का प्राइस निकलेगा। मिला? ये देखो, ये दिख रहा है, करेक्ट। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ 5th ईयर ऑनवर्ड्स 5% कांस्टेंट डिविडेंड मिलेगा, तो विद द हेल्प ऑफ D5 वी विल कैलकुलेट व्हाट? वी विल कैलकुलेट P4। अरे मिला। और मैं इन सब का फिर क्या करूँगा? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दूंगा। आप बताओ, ये क्लियर हुआ? और मैं यहाँ पे आपको बोल देता हूँ, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, लेट्स से द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 12%। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 12%। तो अब आपको ऐसे कंपनी का P0 प्राइस निकालने को बोला जा रहा है। जब आपको ऐसे निकालना हो, तो सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लो, दैट P0 विल बी इक्वल टू व्हाट? P0 विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ D1, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ D2, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ D3, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ D4 एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ P4। कल जो हमने एक वो एग्जाम क्वेश्चन किया था, जिसमें याद है वो डायरेक्टर जिंदा रहेगा तो इतना रहेगा, डायरेक्टर मर जाएगा तो आप ये देखो, हमने D21 लिया था, देख रहे हो, 21st ईयर से डिविडेंड लिया था ना। सो अगर हमने D21 लिया, तो D21 से क्या कैलकुलेट हुआ? P20। ये समझा कि नहीं? D से P20 कैलकुलेट होगा। सो सेम गोज हियर, सेम गोज हियर ऑल्सो। तो अब आपको ये सब कैलकुलेट करना है, बट आपने को प्रॉब्लम क्या है, अपने को ये सब गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सब D कैलकुलेट करते हैं। सो वी नो what is D0 equal to? D0 is equal to 30 rupees. So with the help of D0 we will calculate D1। तो अपने को पता है what is D1 equal to? This is D0 1 plus G। So what is D0 equal to? 30। और फर्स्ट ईयर में ग्रोथ रेट कितना है? 10%। So this is 1 plus 0.10। तो ये कितना हो गया? 33 रुपीज़। अब बताओ, दिस इज क्लियर? दिस इज क्लियर? अब D1 आ गया, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? D2। तो D2 किसके बराबर होगा? D2 विल बी इक्वल टू D1 1 प्लस G, करेक्ट। अब आप देखो D1 कितना? 30, 1 प्लस 0.10, ये कितना आता है?
36.3, 36.30, करेक्ट। अब आप देखो, यू विल कैलकुलेट D3, D3 विल बी इक्वल टू D2 1 प्लस G, सो दिस इज 36.3। अब देखो ग्रोथ रेट, अब ग्रोथ रेट 10% नहीं है, अब ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा, सो दिस इज 0.07। ध्यान रखना 0.7 मत कर देना, 0.7 70% हो जाएगा। सो 36.3 का, हाँ, सो ये आपने कैलकुलेट किया 38.8। नाउ अगेन you will calculate D4, D4 is D3 1 plus G, तो आप ये देखो this is 38.841 and 1 plus 0.07, so इसका अगर आप 7% ऐड करके निकालो तो आंसर आता है 41.56। हाँ 5597 है तो उसको अपन राउंड ऑफ करके 6 कर देते हैं, तो इसको भी 84 ही रखते हैं, ठीक है, ओके। फिर आता है आपके पास D5। सर D5 क्यों निकाल रहे हो, D5 किसके लिए निकाल रहे हो, D5 से हम P4 कैलकुलेट करेंगे, दिस इज क्लियर। तो हमने D5 भी निकाल लेते हैं, और D5 कैसे हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू D4 1 प्लस G, दिस इज 41.56 1 प्लस 0.0, यहाँ से ग्रोथ 5%, तो ये आपके पास आ गया 43.63। देखो आपने ये सब कैलकुलेट कर दिया। अब नेक्स्ट आप क्या कैलकुलेट करोगे, विद द हेल्प ऑफ D3 यू आर गोइंग टू कैलकुलेट P4, yes or no? So what will be P4? P4 will be equal to D5 upon KE minus G। तो आप ये देखो, ये हो गया 46.63, अरे हाँ है ना, सॉरी, ओके ओके, दिस इज 43.63। अब इसमें KE कितना है अपने पास, KE अपने को पता है सर इट इज 12%, और यहाँ से ग्रोथ कितना है 5, तो यहाँ पर आप कर दोगे 12% माइनस 5%, सो दिस इज 43.63 डिवाइडेड बाय 7%, तो ये कितना आ गया 623.40, राउंड ऑफ कर दिया, 398 था तो उसको मैंने 40 कर दिया। आप बताइए, दिस इज क्लियर, करेक्ट। अब हमें इनका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, हमें इनका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना, सब फाइनाइट कैश फ्लोज है। सी, जो ये 5% ग्रोथ वाला था वो इनफाइनाइट था, बट ये जो शेयर का प्राइस है ये तो एक ही बार मिलेगा ना, द शेयर बाई द P4 इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, नहीं, P4 is finite, P4 is finite, but the dividend is what, that is infinite, okay। तो हमने देखो जो डिविडेंड से इनफाइनाइट वैल्यू था वो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये जो 623.4 है ये तो एक ही बार अराइज होगा, और वो कब होगा, 4th ईयर के एंड पे, है कि नहीं, राइट। अब हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो अब आप सिंपली चेक करो, P0 अगर आपको निकालना है, एंड P0 को कैलकुलेट करने के लिए यू विल टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाट, D1। अब मुझे बताओ D1 भी क्या है, वन टाइम कैश फ्लो और मल्टीपल कैश फ्लो, इट्स अ वन टाइम कैश फ्लो, करेक्ट। 33 रुपीज तो एक ही बार आएगा ना, ये सारे फाइनाइट कैश फ्लोस है, दिस इज अ फाइनाइट कैश फ्लो, 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 एंड इवन दिस इज अ फाइनाइट कैश फ्लो। सो D1 इज इक्वल टू, अब देखो जब फाइनाइट कैश फ्लो आता है तो अपन क्या करते हैं, 1 प्लस डिस्काउंट रेट टू द पावर n, है कि नहीं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा क्योंकि आज से 1 साल के बाद मिलने वाला है, अरे हाँ है ना। सेम वे जब मैं यहाँ पर D2 कैलकुलेट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 1 प्लस KE टू द पावर 2, करेक्ट। सेम वे जब मैं D3 कैलकुलेट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 1 प्लस KE टू द पावर 3। सेम वे जब मैं D4 का प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा,
1 प्लस के ई टू द पावर 4, और जब मैं यहाँ पे P4 कैलकुलेट करूँगा, नाउ टेल मी व्हाट विल आई डू। 1 प्लस के ई टू द पावर क्या करूँगा, 4 या 5? 4 या 5? नालायक 4, क्योंकि फोर्थ ईयर के एंड पे निकलेगा। देखो, राइट। P4 के लिए D5 लेंगे, बट फोर्थ ईयर से आज का वैल्यू निकालना है तो आज से 4 साल के बाद होगा। सो वी नो व्हाट इज दिस इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 33 रुपीज, और हमें पता है के ई कितना है, 12%। सो दिस विल बी 1.12 to the power 1 plus this is 36.30, so this will be 1.12 to the power 2। then ये वैल्यू कितना आया था, 38.84 अपॉन 1.12 to the power 3, then 41.56 upon 1.12 to the power 4, और ये आ गया था 623.4। सो 623.4 अपॉन 1.12 टू द पावर 4। आप बताओ, दिस इज क्लियर। मैं इसको ही थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करने के लिए आपको क्या बोलता हूँ, आप देखो ये भी टू द पावर 4 है, ये भी टू द पावर 4 है, यस और नो। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो चलेगा, D4 और P4 कर दूं तो चलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 33 डिवाइडेड बाय 1.12 टू द पावर 1। से एग्जाम में आपको इतना डिटेल्ड करके नहीं जाना, यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए इतना एक एक पॉइंट स्टेप आपको समझाते हुए बता रहा हूँ। एंड दिस विल बी 38.84 अपॉन 1.12 टू द पावर 3। अब देखो ये वाला स्टेप मैंने आपको क्यों बताया, जिससे आप ये वाली गलती नहीं करो जो 4 से गलती से हो गया था। इसको जो 5 कर देते ना कई बार लोग, ध्यान रखना D4 P4 दोनों का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सेम रहेगा, तो इन दोनों को ऐड कर दो। सो दिस इज 623.4 प्लस 41.56, so it adds up to 644.96 644.96 डिवाइडेड बाय 1.12 टू द पावर 4 मिला। अब कैलकुलेट करने का तरीका 664 आ रहा है, 620.4 प्लस 41.56। अच्छा ये 6, अरे नहीं ये मेरा ही मिस्टेक है लिखने में, हाँ एरर ऑफ कमीशन। ओके चलो अब इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। सो यू नो 33 डिवाइड बाय 1.12, तो ये आ गया आपके पास 29.46। अब इसको क्या करो, मेमोरी में डाल दो, ऐड कर दो। देन 36.3 डिवाइड बाय 1.12, आप 2 बार इक्वल टू प्रेस कर दो। तो जब आप 2 बार इक्वल टू प्रेस करोगे यू विल गेट 28.93। इसको भी क्या कर दो, मेमोरी में डाल दो m प्लस, देन कैलकुलेट 38.84 डिवाइड बाय 1.12, और आपको 3 बार इक्वल टू प्रेस करना है। तो जब आप 3 बार इक्वल टू प्रेस करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 27.64। इसको भी m प्लस मेमोरी में ऐड कर दो, एंड देन यू विल गेट 664.96 डिवाइड बाय 1.12। ये आप 1 बार इक्वल टू प्रेस किए, ये 2 बार इक्वल टू प्रेस किए, ये 3 बार इक्वल टू प्रेस किया, और ये 4 बार इक्वल टू प्रेस किया। तो वैल्यू आया आपके पास 422.59, और इसको भी आपने क्या कर दिया, मेमोरी में ऐड कर दिया। जैसे ही मेमोरी में इसको ऐड किया, अब आप मेमोरी को ऐड कर दोगे, मतलब MR को ऐड अगर प्रेस कर दोगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा, एंड दिस टोटल वुड अमाउंट टू हाउ मच, द टोटल वुड अमाउंट टू
508.62. नाउ टेल मी, ये आपको समझ में आया कि नहीं? इज दिस क्लियर? एक बार चेक कर लो हाउ वी हैव कैलकुलेटेड, स्टेप बाय स्टेप आप चेक कर लो हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया है। एक एक करके सारे प्रोविजंस को हमने देखा और इसको ले जाकर हमने ऐड किया फिर। हुआ? गाइस कुड यू सॉल्व दिस, मतलब कुड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. श्योर? तो अगर आपको ये समझ में आया तो मैं आपको बताता हूँ, अभी जो हमने इसको इस तरह से लिखा है, एग्जाम में आपको एक कैसा क्वेश्चन मिलेगा। सो एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, दिस इज योर पेज नंबर टुवर्ड्स द एंड में ही है। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन न्यू सिलेबस। I hope you can go through this question. So should I give you 10 minutes time to solve this question? Should I give you 10 minutes time to solve? Okay, आप इसको इंटरप्रेट करो, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे आप देखो। सो चेक करो, इसको रीड करते हैं अपन। सो यू हैव सन विच इज अ लिस्टेड कंपनी विच हैज पेड, सी देखो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए यहाँ पर, ये D0 है कि D1 है? दिस इज D0। क्यों? बिकॉज यहाँ पे पास्ट टेंस दिख रहा है, प्रेजेंट टेंस दिख रहा है, दिस इज D0। D0 आपके पास 10 रुपया है। आगे क्या बता रहा है? और आगे देखो करंट ईयर भी बोल दिया तो खत्म काम। द एनुअल एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट इज व्हाट? 5% एंड द शेयर प्राइस इज 120। सो व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? व्हाट इज नॉट गिवन? के। ठीक है, ओके, तो इसका आपको के ही निकालना होगा, पर अपने को पता नहीं के ही निकालना है कि नहीं निकालना है। आगे क्या बता रहा है? देयर इज अनदर अनलिस्टेड कंपनी which has paid a dividend of 2 rupees per share. Now 2 is what? D0 या D1? D0, DO, D0। The annual growth rate of the company is what? 10%। तो आपको G भी गिवन है। आपको क्या बता रहा है? Calculate the rate of return of the listed company. Now what is rate of return? के ई निकालने of the listed company which is what? Which is Sun Limited and apply the same। तो यहाँ से के ई निकालो, सन लिमिटेड का के ई निकालो, को आप मून लिमिटेड में फिट करो और फाइंड आउट करो व्हाट द वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ मून लिमिटेड। ठीक है, एंड अज्यूम ग्रोथ रेट, हाँ, एंड अज्यूम द ग्रोथ रेट कंटिन्यू इन फ्यूचर। तो चलो हम एक काम करते हैं, एक एक करके पहले सारे इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं, देन लेट्स कैलकुलेट। सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव व्हाट? यू हैव D0। सबसे पहले यहाँ पे सन लिमिटेड करते हैं, वही था ना लिस्टेड कंपनी। हाँ, ओके, नज़र लग गया ना?
हम सबसे पहले सन लिमिटेड का जितना इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो आप देखो, सन लिमिटेड का इंफॉर्मेशन अपने पास क्या है, वी हैव D0 एंड दिस D0 इज व्हाट, कितना है D0, ये बहुत नालायक, ये बहुत नालायक है यार, बहुत नालायक है। अभी दिख रहा है, बहुत ही नालायक है यार, ये जोडो बहुत परेशान करता है, चारी का असर आ गया इस पे। ओके, D0 कितना है, D0 है 10 रुपीज, करेक्ट। फिर आप देखो, आपके पास ग्रोथ रेट है विच इज 5% and you have P0 which is 120. So you have P0, this is 120. तो एक काम करते हैं, सन लिमिटेड का अपन के ई कैलकुलेट करते हैं। तो अपने को पता है व्हाट इज के ई इक्वल टू, के ई इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ रेट। अच्छा, अब D1 है, D1 नहीं है, तो D0, so D1 it will be equal to what, D0 1 plus G विच एम्प्लाइज कितना, 10 रुपया, G हो गया 1 प्लस 0.05। सो दिस अमाउंट्स टू व्हाट, दिस अमाउंट्स टू 10 रुपया 50 पैसा, करेक्ट। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, सो दिस इज 10.5 डिवाइड बाय 120 and growth is what, 5%, so 5 is 0.05%, correct. So 10.5 divided by 120, this amounts to 0.087, hey, 875, हाँ 0.05। तो अगर आप ऐड कर दो, सो ये आ जाएगा 0.1, और यू वर्ड से 13.75%। बताओ, दिस इज क्लियर। तो मैंने बोला हमने यहाँ पे गलती किया था, क्या मिस्टेक किया, I gave 5 plus 5% और मेरे कैलकुलेटर में it came 0.019875। तूने क्या किया होगा, 10.5 डिवाइड बाय 120, उसका 5% मारा होगा। कोई बात नहीं, ओ गॉड, यस, पीओ, पीओ इज करंट मार्केट प्राइस, पीओ इज प्राइस एज ऑन टुडे। देखो, P स्टैंड्स फॉर प्राइस, 0 स्टैंड्स फॉर टुडे, P1 अगर कर दो तो नेक्स्ट ईयर प्राइस हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, करंट, करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब अपन क्या, हम आगे बढ़ते हैं मून लिमिटेड पे। तो मून लिमिटेड के लिए आप चेक करो, आपको D0 गिवन है, कितना डिविडेंड बांट रहा है वो डिविडेंड बांट रहा है 2 रुपीज पर शेयर। ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट इज 10%। what is KE, we have just calculated 13.75। what we need to calculate here, we need to calculate P0। you know what is P0 equal to, this is equal to D1
अपॉन के ई माइनस जी। सो इन दोनों के हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, D1 which will be equal to D0 1 plus G. So this is 2 into 1 plus 0.10. This is 2 rupees 20 paisa. So 2.20 divided by 13.75 minus 10%. So 2.2 divided by 3.75. So this comes out to आप मुझे बताओ, इज दिस क्लियर और नॉट? देखो, आई विल टेल यू, क्वेश्चंस इजी ही आता है, बस आपका ट्यूबलाइट उस वक्त चलना चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या होता है, आप जब देखते हो ना, जब आप इस तरह से वीडियोस देखते हो, सो इमीडिएटली क्या होता है, जब आप इस तरह से वीडियोस देखते हो तो उस वक्त क्या होता है, आई मीन जब भी आप ऐसे कोई क्वेश्चन को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है कि यार आई डोंट नो, मुझे आता ही नहीं है, मेरा मैथ्स वीक है, मुझे वैल्यूएशन आता ही नहीं है, CRI तो थियोरी थियोरी। तो वो थियोरी प्रैक्टिकल वाला जो क्राउड होता है वो ये बेसिक क्वेश्चन में भी फंस जाता है, या फिर आप रट के आए हो। इवन इन दैट केस इट बिकम्स द सेम स्टोरी। समझा? हाँ, मतलब मेजर इशू, कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस से तेरा ठीक हो जाएगा। बट मेजर इशू इंटरप्रिटेशन का ही होता है, दैट इफ यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड गेट इट व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड। एंड बिलीव मी, इसके लिए भी बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई था, कहां से उठा के क्वेश्चन दे दिया। आप बताओ, दिस इज क्लियर? दिस इज क्लियर? मैं पता है आज सुबह आपको याद कर रहा था, जिनसे मैंने CA फाइनल में SFM पढ़ा ना, आज सुबह उनका लेक्चर आ रहा था, यूट्यूब पे लाइव आ रहा था। आई वॉज अटेंडिंग हिज लेक्चर एंड आई सेड हिम दैट सर आई एम अटेंडिंग, वो कमेंट सेक्शन पे भी मैंने वहाँ पर जाकर लिखा, चैट सेक्शन में, सर आई एम अटेंडिंग योर लेक्चर आफ्टर 9 years। राइट, उनके करंट बैच के स्टूडेंट्स थे एंड दे वर टॉकिंग अबाउट, ही वाज टॉकिंग अबाउट मर्जर्स और उसका वैल्यूएशन। इफ़ यू सी फेसबुक पे मैंने आज ही शेयर किया है वो जो वीडियो है, राइट। एंड मेरे को और मज़ा इसलिए आ रहा था बिकॉज आपको मेरे को आज यही पढ़ाना है जो गौरव सर ने आज सुबह अपने वीडियो में पढ़ाया है। ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स तक तो मैंने अटेंड किया था, उसके बाद मेरा लेक्चर शुरू हो गया, सो आई कुड नॉट अटेंड। बट आप देखो, गजब का था ये। आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, मर्जर्स में, यहाँ पर अभी हमें मर्जर्स में क्या पढ़ना है, हमें मर्जर्स में पढ़ना है समथिंग कॉल्ड एज, थोड़ा आप कैलकुलेशन मुझसे अकाउंट्स में एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ चुके हो। देर इज समथिंग कॉल्ड एज, वी हैव टू कैलकुलेट swap ratio, right? We will have to calculate swap ratio, then we will have to calculate how many number of new shares to be issued, हमें कितने नए शेयर्स इशू करने। इसके बाद में हमें कैलकुलेट करना होगा what is going to be the post merger scenario, right? We'll have to calculate what is going to be the post merger scenario. Then we will also calculate, along with that we are also going to calculate what is going to be the impact on the shareholders of these mergers। ठीक है, तो हमें ये सब समझना है, हम एक एक करके सब चीज़ों को कवर करते हैं। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड what is going to be the concept of swap ratio or how we are going to calculate this swap ratio। तो अब देखो swap ratio कैसे कैलकुलेट होता है। To calculate swap ratio, आप एक चीज़ ध्यान रखना, it will always be what? It will always be target upon acquirer।
will always be target divided by acquirer, या फिर it will always be transferer by transferee. ठीक है, हमेशा स्वैप रेशो ऐसे निकलेगा. नाउ दिस स्वैप रेशो कैन बी बेस्ड ऑन, मतलब ये तो आप करोगे, बट ऑफ व्हाट, ऑफ व्हाट, ये आपको यहाँ नीचे मिलेगा. दिस कैन बी ऑफ, this can be based on earnings per share, this can be based on market price per share, this can be based on PE ratio of the two companies, this can be based on the intrinsic value, or this can be based on the combination. ये किसी भी कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पे मिल सकता है. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है. बट ये चीज आपका कॉमन रहेगा. तो लेट्स से आई से द टारगेट कंपनी, द टारगेट कंपनी, इसका ईपीएस है लेट्स से 8 रुपीज़, और जो अक्वायरर है उसका ईपीएस कितना है, लेट्स से 4 रुपीज़. सो यहाँ पर स्वैप रेशो क्या निकल जाएगा, यहाँ पर स्वैप रेशो निकल जाएगा 2/1, और वो कैसे आया 8/4. तो 8/4 चेंज होकर क्या बन जाएगा 2/1, एंड 2/1 मीन्स व्हाट, it means that for every 1 share target company will get 2 share. Target company will get 2 shares. For every 1 share the target company will get 2 shares. Okay, अब अगर आप यहाँ पे देखो द टारगेट कंपनी विल गेट 2 शेयर्स. अब आप देखो सेम गोज, अगर मैं आपको उल्टा कर दूँ, ये इसी वैल्यूएशन को अगर मैं उल्टा कर दूँ तो कैलकुलेशन कैसे चेंज हो जाएगा. सपोज करो मैं बोलता हूँ इसका ईपीएस है 4 और इसका ईपीएस है 8. सो नाउ दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 4/8 विच इज 0.50. So for every 1 share target company will get half shares. Okay, इस तरह से करके आपको ये कैलकुलेट करना होगा. So first let's understand how do we calculate earnings per share. So how do you calculate earnings per share? Earnings per share is total earnings that is attributable to equity shareholders divided by number of equity shares outstanding. How do you calculate total earnings attributable to equity shareholder? This you calculate, इसको let's say मैं कर देता हूँ EAE, earnings available for equity shareholder. Okay, divided by N. So how do you calculate EAE? EAE कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है. आप निकाल लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप क्या डिडक्ट कर दो, प्रेफरेंस डिविडेंड. आप प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल दो तो आपके पास क्या बन जाएगा, EAE और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको गिवन होगा. आप मुझे बताओ, दिस इज क्लियर. हम जो अकाउंट्स में बेसिक्स अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते थे, दिस इज एग्जैक्टली द सेम. दिस इज एग्जैक्टली द सेम. गाइस टेल मी, इज दिस क्लियर? दिस इज क्लियर. ओके, अब आप देखो, दिस वाज योर अर्निंग्स पर शेयर एंड दिस इज योर बेसिक अर्निंग पर शेयर. अब हम फर्दर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और हम चेक करते हैं, देखो आंसर कैसे आता है. MPS is fine. Now let us understand the concept of
let us understand the concept of PE ratio. So what is PE ratio? इसको हम बोलेंगे PE ratio, P upon E ratio. Will you remember this way? Now P stands for what? P stands for price, E stands for earnings. Now price stands for MPS, earnings stands for EPS. So MPS अपॉन EPS, MPS को हम P0 भी बोलते हैं और EPS को E0 भी बोलते हैं, और यही क्या बन जाता है अपना PE रेशियो. जहाँ से आए थे वहीं ख़त्म हो गए. आप बताओ, क्लियर? एक्टिव पैसिव बन गया ये तो, है कि नहीं? पी रेशियो को हमने खोला और देखो ये इसी रिटर्न में वापस वहीं पर पहुंच गए. गाइस, दिस इज क्लियर और नॉट? कई बार क्वेश्चन में यूजिंग पी रेशियो you will have to calculate MPS. So using PE ratio, sometimes you will be required to calculate MPS. तो आप ये कैसे कैलकुलेट करोगे? So P0 will be equal to PE ratio into EPS. आप मुझे बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके. देन नेक्स्ट आपके पास आता है इंट्रिंसिक वैल्यू. सो हाउ डू यू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नेट एसेट वैल्यू. यस और नो? So net asset value is what? It is nothing. It is all the assets of the company at the rate मार्केट वैल्यू, या जो भी वैल्यू आपको गिवन है, मार्केट वैल्यू नहीं तो फिर बुक वैल्यू, डिडक्टेड बाय ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज. ये भी आपका पेएबल वैल्यू या फिर बुक वैल्यू, जो भी रहेगा. फिर माइनस कर दोगे आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इनका फेस वैल्यू, और डिडक्ट कर दोगे प्रेफरेंस डिविडेंड आउटस्टैंडिंग इफ एनी. नोशनली खुद से कैलकुलेट मत करना, ये खाली कौन सा होगा? विच इज डिक्लेयर्ड एंड नॉट पेड. तो जो आपके पास बचेगा वो बचेगा नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और उसको जब आप डिवाइड करोगे with the number of equity shares, so you're going to get intrinsic value आप बताओ, is this clear? Is this clear? Okay. All right. कर लो इसको, कॉपी कर लो. कॉपी करना है? हाँ, ये कैलकुलेट कर लो. जस्ट कॉपी दिस. हाँ, The target company should be, means the shareholder of the target company should be getting two shares.
नो नो नो, अगर मैंने बोला स्वैप रेशियो 2 है, इसका मतलब दे 2 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर. अगर मैंने बोला स्वैप रेशियो 0.5, दिस मीन्स दे विल गेट हाफ शेयर फॉर एवरी 1 शेयर. ए भाई मत दिमाग लगाओ. डन. आज तक सीएस इंस्टीट्यूट ने जो सबसे बड़ा मजाक किया था वो ये क्वेश्चन था. अभी तक के सीएस इंस्टीट्यूट के सारे अटेम्प्ट्स में से ये अटेम्प्ट सबसे बड़ा मजाक था, जब वो कॉस्टिंग का क्वेश्चन उठा के पूछा. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट स्टिल एग्जाम में एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड हो गया था. ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. चलो इस क्वेश्चन में आप एक काम करो, मुझे ये बताओ. ये वाला इसका आंसर क्या होगा? What will be the swap ratio based on the current market price? Do you know the current market price? हाँ हाँ. ये दोनों से ये दोनों से आप क्या करोगे? ये दोनों से आप कैलकुलेट करोगे ईपीएस. करेक्ट? करेक्ट. तो मुझे बताओ एफएम लिमिटेड का ईपीएस कितना होगा? 2000 बाई 200, इसका ईपीएस हो गया 10. यस और नो? और वीएम का हो गया 4. करेक्ट. नाउ आपको पता है ईपीएस इंटू पी रेशियो इज करेंट मार्केट प्राइस. करेक्ट. सो current market price of FM is what? Current market price of FM is 100 and current market price of VM is what? This will be 4, 5 and 20. Right? What will be the swap ratio? मुझे बताओ कौन किसको खरीद रहा है? FM is the acquirer and VM is target. So the swap ratio which you are going to calculate, it will be what upon what? VM upon FM or FM upon VM? So this is going to be VM upon FM. VM is 20, FM is 100. The swap ratio on the current market price will be what? 0.2. अब मैं आपको एक सर्टिफाइड कॉपी दिखाता हूँ. उस दिन जो सर्टिफाइड कॉपी दिखाया था ना आपको, उस सर्टिफाइड कॉपी में स्टूडेंट ने क्या गड़बड़ किया है. अब इसका क्या आंसर हो आपके पास? यू हैव 200 lakhs, ओके, डिवाइडेड बाय
ये 2000 लैक्स डिवाइडेड बाय 200 लैक्स, अगर इसको कोई 10 लैक्स लिखे तो आप क्या करोगे? अब ऐसे एरर का क्या हो, बाकी पूरा आंसर करेक्ट था उस स्टूडेंट का, बट जो आंसर रुपीस में आ रहा है वो आंसर सब किस में आ रहा था उनका? इन टर्म्स ऑफ लैक्स। ये एरर समझ में आया क्या किया? ऐसे एरर का कुछ नहीं हो सकता, इसके लिए दिमाग ऑन रखना पड़ेगा। द 2000 लाख बाय 200 लैक्स, मतलब मैं तो मजाक मजाक में उसको बोला, देख जैसे ये ऐसे ऐसे ज़ीरो गया वैसे ये लैक्स भी तो कट गया, तो हाउ कैन यू हैव 10 लैक्स? तो अब ये एरर था। अब आप सोचो दिक्कत क्या है। इफ़ योर स्वैप रेशियो इज रॉन्ग, राइट, if your swap ratio is wrong, the number of new shares which you calculate is also wrong. If the number of new shares you calculate wrong, your EPS is wrong. Your EPS is wrong, your expected price per share after merger is also wrong and total value is also wrong. आया समझ में? एकदम धागा खोल दिए आप बताओ, क्लियर? यस सर। अरे भाई अभी देखो, अब आपको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में एक दूसरा पार्ट। दिस इज व्हाट, दिस इज ईपीएस post merger. You have to calculate okay EPS post post merger. What is going to be EPS post merger? तो आप ये देखो, you will have earnings, यह EAE अगर मैं बोलूँ, earnings of target प्लस earnings of acquirer, ओके। इसके अलावा अगर कोई सिनर्जी गेन अवेलेबल है तो प्लस सिनर्जी गेन इफ इट इज देयर, कि वो ऐसे बोलते कि भाई ये 100 रुपया कमाता है, ये 100 रुपया कमाता है, मर्ज करने के बाद इनको 400 का और फायदा होगा, तो यू विल एड इट दिस वे। सपोज इसी क्वेश्चन में 2000 लैक्स 400 लैक्स, कल को वो बोले मर्ज करने के बाद दे विल डू अ टैक्स सेविंग ऑफ अनदर 500 लैक्स, तो आप क्या बोलोगे? मर्ज करने के बाद इनका टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 2400 प्लस वो 500 का जो टैक्स सेविंग कर रहा है या जो भी आपका सेविंग हो रहा है वो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट प्लस, ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अक्वायरर इनटू स्वैप रेशियो। अरे समझा? अरे नालायक लोग, ये समझा कि नहीं? सो व्हाट इज द अर्निंग्स? तो देखो अपने को पता है अर्निंग्स है 2000, उसका अर्निंग्स कितना है? 400, ठीक है, डिवाइडेड बाय टारगेट के शेयर्स कितने? 200। अच्छा, अक्वायरर के शेयर्स कितने? अक्वायरर के 100 शेयर्स है। अरे हाँ कि ना, अक्वायरर के 100 और स्वैप रेशो कितना है? 0.20, और ये हैंग, यार बहुत बदतमीजी है, इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। हाँ बे नालायक। दिख रहा है स्क्रीन? पेशेंस बॉय पेशेंस। इसके शेयर्स है 200, इसका 100, बट स्वैप रेशो कितना है? 0.20। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, डिवाइडेड बाय, ये भाई अब ना शांत मत होना, 200
प्लस 100 और स्वैप रेशियो कितना है 0.20. सो दिस बिकम्स 2400 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 220. अरे समझा. सो व्हाट इज देयर अर्निंग्स पर शेयर, व्हाट इज देयर न्यू अर्निंग्स पर शेयर 2400 बाई 220 ₹10.90. ये बताओ. दिस इज क्लियर. सेकेंड पार्ट भी निकल गया आपका आंसर. अरे हाँ या ना. अब वो पूछ रहा है व्हाट इज गोइंग टू बी द एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर एक्विजिशन assuming P ratio of FM will unchanged. So P ratio of FM is what 10. अरे ना P ratio of FM is 10. तब आप देखो if PE ratio is 10 and your expected EPS is 10 rupees 90 paisa, so what is going to be the expected MPS? This will be 109. Yes or no? ये किया है मैंने. ओके राइट. तो आप देखो ये आंसर भी आ गया आपका. अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज्ड कंपनी. तो आप देखो व्हाट इज टोटल मार्केट वैल्यू. टोटल मार्केट वैल्यू क्या होगा किसी भी कंपनी का, जिसको मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं. टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन या टोटल मार्केट वैल्यू विल बी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द मार्केट वैल्यू. करेक्ट. तो अब बताओ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे 200 तो पुराने वाले और 20 नए वाले. करेक्ट. और मार्केट वैल्यू कितना आ रहा है इनका 109 रुपया. सो 220 इंटू 109. टोटल वैल्यू कितना आ गया 23,980. आप मुझे बताओ इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर. बट ध्यान रखना इस आंसर के लिए यू कैन गेट 0, particularly दिस आंसर, बिकॉज ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है ये 200 नहीं है, ये 200 लैक्स है. स्वैप रेशो में आप 20 शेयर्स नहीं 20 लाख शेयर्स को निकालोगे. सो व्हाट यू आर मल्टीप्लाइंग विथ 109 इज नॉट 220, it is 220 lakhs. So your answer will be अरे समझा. और मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ. 2014 दिसंबर अटेम्प्ट में यही हुआ था. सिर्फ रुपीज़ इन लैक्स लिखना भूल गए थे. ईपीएस निकालना था, बच्चे को 0 दिया. स्टूडेंट का स्कोर कितना 36, एग्रीगेट बना हुआ था +5 41. फर्स्ट अटेम्प्ट CS -5 वही अटेम्प्ट दोबारा दिया. लास्ट ईयर बेचारी बच्ची का मेंबरशिप नंबर आया. समझ रहे हो. अरे समझ में आया. कहा 2015 में मेंबरशिप मतलब आर्टिकलशिप कंप्लीट करके 2016 में मेंबरशिप आता, 2019 में आया. तो आप देखो ऑलमोस्ट 3 साल का गैप हो गया. उसके बाद में कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए कि एग्ज़ाम नहीं दिया स्टूडेंट ने. बट आप देखो मिस्टेक समझ में आ रहे. ये सारी छोटे छोटे चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. आप बताओ दिस इज क्लियर. समझ ला
समझला तो छापला। हो तो छाप लो। छाप लो क्या, फोटो खींच लो फोटो खींच लो। आज मैं क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा। टुमारो again I am not taking your lecture. Tomorrow I am going to give you, like today I am going to give you questions which you have to practice. Then day after tomorrow we will have our lecture. Okay. भगवान जाने। मैं प्रैक्टिकल है तो उसको कर लेना। है तो कर लेना, इट इज गुड। हाँ जी। मैंने बताया था ना। ओके, तो मैं एक काम करूँगा, आज नए लिंक्स उठाकर भेज दूंगा, तो वो नए लिंक्स को आप देख लेना। ठीक है। ड्रॉप बॉक्स थोड़ा सा एटीट्यूड मार रहा है, कोई बात नहीं। हम गूगल क्रोम ड्रॉप बॉक्स की बजाय गूगल ड्राइव पे चले जाएंगे। ऑल राइट देन, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।